आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। इस चैप्टर को हम लोग पूरा समझेंगे, पूरा विस्तार से समझेंगे। और हाँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और इसका प्रश्न उत्तर भी आप देखते ही देखते हल कर पाएंगे। देखिए, ये जो संपूर्ण क्रांति है ये जयप्रकाश नारायण का एक दिया हुआ नारा है। इसमें इसको निबंध या भाषण के रूप में कह सकते हैं। ये पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक भाषण था। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा विस्तार से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इतना आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ना कि पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे ज्यादा लेखक परिचय से ही आते हैं। लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, लेखक का जन्म, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सीताब दियारा के उत्तर प्रदेश में। इनके माता का नाम था फुलरानी देवी, पिता का नाम था हर्षुदयाल, इनका बचपन का नाम था बाउल। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन किया भी है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल था। ठीक है, उसके बाद इनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और देखो, एक चीज और यहाँ पर याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, जेपी भी कहा जाता है, साथ में इनको लोकनायक भी कहा जाता है। तो पूछ रहा, लोकनायक किनको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। जेपी किनको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। बचपन में किनका नाम बाउल था? तो जयप्रकाश नारायण को। अब इनका जैसा राजनीतिक करियर की बात करते हैं कि राजनीति में कैसे कब प्रवेश किए। देखिए, 1929 में जब अमेरिका से वापस लौटे तो आते आते कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिए, जिसके उपरांत इनको जेल भी जाना पड़ा था जयप्रकाश नारायण को। फिर 1942 में इन्हें 1942 का जो आंदोलन था करो या मरो महात्मा गांधी को, उनमें सबसे प्रसिद्धि इनको मिला था। सबसे अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसी कारण से जयप्रकाश नारायण को प्रसिद्धि मिला। प्रसिद्धि का मतलब फेमस हो गए। ठीक है, 1974 में इन्होंने क्या किया? 5 जून 1974 को इन्होंने पटना के गांधी मैदान में ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, जो संपूर्ण क्रांति के रूप में आगे बदल गया। ठीक है, तो इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था, जो आगे चलकर 2 भागों में टूटी और उसी में से एक भाग बना जिसका नाम है बीजेपी, जो अपने पूरा इंडिया में वर्चस्व बना बैठी है। ठीक है, तो इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन ज्यादा समय टिक नहीं पाई। ये 2 भागों में टूटा, जिसमें से एक बना था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कौन सा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इनको सम्मान भी मिला था 1965 में, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला। और 1998 में इनको भारत रत्न का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न। यानी 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला, 1965 में मैग्सेसे सम्मान मिला था। किसके लिए? तो समाज सेवा के लिए। ठीक है, तो ये रहा लेखक परिचय। अब आते हैं चैप्टर की बातें, समझते हैं कि चैप्टर्स क्या है। देखो, चैप्टर्स जो है ना, ये छात्र आंदोलन से संबंधित है। जब 1971 में बांग्लादेश पर, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो पूर्वी पाकिस्तान के अधिकांश मुस्लिम भाग का इंडिया में चले आते, जिसके कारण से भूखमरी की समस्या आई थी। और उसी समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हुई थी, जो नारा लगाई थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटा नहीं पाई थी, जिसके कारण से बिहार के छात्रों ने जबरदस्त आंदोलन किया, जिसका नाम पड़ा था छात्र आंदोलन। जब बिहार के युवाओं ने, बिहार के छात्रों ने वो अपनी बेरोजगारी के लिए, भूखमरी के लिए, महंगाई के लिए, सबके लिए इन्होंने आंदोलन किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बिहार के छात्रों ने, युवाओं ने जयप्रकाश नारायण को कहा कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप करिए, ताकि इस आंदोलन को पूरा देश में घुमाया जा सके, देश में इसका वर्चस्व बनाया जा सके। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, लेकिन इसमें मेरा कुछ शर्त रहेगा। उस शर्त को मानना पड़ेगा कि मैं सबकी बातें सुनूंगा, सबका फैसला सुनूंगा, लेकिन अंत में जो मेरा फैसला होगा वही फैसला मान्य होगा। मैं दिखावटी के लिए सिर्फ लीडर नहीं बनना चाहता हूं, नेता नहीं बनना चाहता हूं। ठीक है, तो इसी शर्त पर क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व करना चालू किए थे। तो उनका 2 शर्त था कि जो मैं फैसला सुनाऊंगा उसको मानना पड़ेगा, और दूसरा का ये जो आंदोलन है ये बिहार भर में सीमित नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लेते हुए पूरा देश में अपना फैल जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का सबसे पहला नाम था छात्र आंदोलन, लेकिन ये पूरे देश में फैला, इसी कारण से इसका नाम पड़ गया संपूर्ण क्रांति, यानी पूरे भारत में एक क्रांति ला दिया था। ठीक है, तो कैसे? बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया, भूखमरी, महंगाई, गरीबी के लिए आंदोलन किया, जिसके नेतृत्व करने के लिए किनको दिया गया? जयप्रकाश नारायण को दिया गया। जयप्रकाश नारायण नेतृत्व करना स्वीकार किए 2 शर्त पर। पहला शर्त था कि मैं जो फैसला लूंगा उसको मानना पड़ेगा, दिखावटी के लिए मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूं। दूसरा, ये आंदोलन सिर्फ बिहार भर ही नहीं, पूरे देश में फैलना चाहिए। तब जाकर 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने भयंकर भाषण दिया था, जिसका नाम पड़ा था संपूर्ण क्रांति। ठीक है ना, यानी यह जो भाषण है पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ये इतना जबरदस्त भाषण था, इतना भयंकर भाषण था, इतना मोटिवेट करने वाला भाषण था कि अगर आज भी प्रधानमंत्री चलाएंगे तो उतना भीड़ नहीं लगेगा जितना उस समय भीड़ लगा था।
लाखों करोड़ों का भीड़ लगा हुआ था। देखिएगा लोग इनकी भाषण को सुनने के लिए रेल से, टेम्पू से, बहुत तरह के यानों से आ रहे थे। यहाँ तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वो डर गई थी। डरने के कारण से कई सारा रेल बंद करवा दी, कई लोगों पर लाठी चार्ज कराई, गोलियां चलवाई, कई लोगों को थाना में डलवा दी थी। याद रखिएगा ताकि इनका भाषण सुनने मत जाओ। इतना प्रेरक, इतना मोटिवेट करने वाला इनका भाषण था। याद रखिएगा। तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन को लेकर, भूखमरी, महंगाई, गरीबी को लेकर ये जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, उसका 5 जून 1974 को भाषण दिया था। पटना के गांधी मैदान में जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। ये अपने भाषण के दौरान 2 आदमी की चर्चा करते हैं। पहला महात्मा गांधी का, दूसरा का जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहते हैं कि इन दोनों को मैं आदर्श मानता हूं, लेकिन जहां ये लोग गलती किए, जहां ये कमी किए, जहां ये गलती किए, उसका मैंने डट कर सामना भी किया, डट कर इनका कटु आलोचना भी किया, इनका बुराई भी किया। और साथ में ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि हमें आज़ादी तो मिली है लेकिन पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। पूर्ण आज़ादी के लिए हमें मीलों दूर में पैदल चलना पड़ेगा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, गरीबी, भुखमरी, महंगाई से लड़ना पड़ेगा, बेरोजगारी से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें पूर्णतः आज़ादी मिलेगी। पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली है। ये किनकी बात है? ये है जवाहरलाल नेहरू की बात दोहराते हैं जयप्रकाश नारायण अपने भाषण के क्रम में। और जयप्रकाश नारायण जो है वो जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई मानते हैं, भाई कहा करते हैं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता भी थी, ठीक है ना। तो ये भाषण कब देगा? 5 जून 1974 को, ठीक है। आगे देखिए, ये अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि युवा जो है, जो छात्र हैं, वो जन संघर्ष समिति का एक गठन करे। जन का मतलब लोग होता है, जन संघर्ष यानी लोगों के संघर्ष के लिए एक समिति का गठन किया जाए। यानी कहने का मतलब, और किसी का अधिकार है तो उस अधिकार के लिए लड़ने के लिए संघर्ष किया जाए, लोग लड़े, एक ऐसा गठन किया जाए जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़े, जो अच्छा चुनाव के लिए लड़ाई लड़े, जो मतलब हर तरह की समस्याओं की लड़ाई लड़े, किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार संघर्ष की लड़ाई लड़े। इसी कारण से अपने भाषण के क्रम में यह भी कहते हैं कि युवाओं को, छात्रों को एक जन संघर्ष समिति की स्थापना करने की आवश्यकता है कि जहां भी अत्याचार हो, जहां भी बेरोजगारी हो, जहां भी भुखमरी हो, जहां भी कोई समस्या हो, उस पर खड़ा हो जाए जन संघर्ष समिति। ऐसा इन्होंने जबरदस्त भाषण दिया था, ठीक है। उसके बाद आगे चल के ये 1900 अपने अमेरिका प्रवास की बात करते हैं। अमेरिका प्रवास की ये बात करते हैं कि 1922 में इन्होंने स्वामी सत्यदेव बाबा का भाषण रेडियो पर सुने। ये स्वामी सत्यदेव बाबा अपने भाषण के क्रम में कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो मजदूरी करके भी अमेरिका में जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो ये 1922 में चले गए अमेरिका में, और वहाँ पर गरीबी को झेल कर, यानी छोटे मोटे काम करके, मोची का काम करके, झाड़ू लगा के, बर्तन मांज के, दूसरे यहाँ तक कि ये आपका मांस मछली काट कर इन्होंने क्या किया, गरीबी का सामना किया और जबरदस्त पढ़ाई की है। मतलब देखी जाए तो 1922 से लेकर 1929 के बीच में इन्होंने पढ़ाई किया। वहाँ पर 7 साल लगभग अमेरिका पढ़ाई किए। 1929 में अपने इंडिया में आए थे, लेकिन इतना छोटा छोटा काम किए थे। यहाँ तक ये सोने के लिए एक रूम में 10-10 आदमी, 7-7 आदमी सोते थे, एक रजे में 4-4 आदमी सोते थे ठंड के दिनों में। पैसा क्योंकि वहाँ पर गए हैं पढ़ने के लिए तो मेहनत मजदूरी करना पड़ता था। हम लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, आराम से सोते हैं। जबकि ये जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जो थे वो संडे को भी किसी होटल में जाकर बर्तन, गिलास, छिपा मारने का काम करते थे, किसी घर पर जाकर झाड़ू लगाते थे। इतनी गरीबी का सामना करते हुए इन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया था, क्योंकि इतना इनके पास धन संपत्ति था नहीं, ठीक है। तो ये 1922 में स्वामी सत्यदेव बाबा का भाषण सुन के चले गए अमेरिका, और वहाँ पर छोटे मोटे काम करके, मजदूरी करके पढ़ाई किया। पढ़ाई करके ये 1929 में वापस लौटते हैं। कब लौटते हैं बाबू? 1929 में। और 1929 में वापस लौटते ही ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जबकि जब ये अमेरिका थे तो उस समय लेनिन का जमाना था, ठीक है ना। लेनिन की मृत्यु 1924 में होने के बाद ये मार्क्सवादी बन गए थे। मार्क्सवादी जो घोर कम्युनिस्टी थे, यानी कम्युनिस्ट का मतलब हो गया एक तरह से ये समाज का निर्माण करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो कहने का मतलब कि अमेरिका से 1929 में वापस लौटते, और लौटते कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। किस पार्टी में? वहां आते ही, यहाँ पर आते ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने सीखा था लेनिन से कि हमें जो है ना, हमें जो देश गुलाम होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा था, मतलब लेनिन का कथन था कि जो देश गुलाम है वहां पर कम्युनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट का मतलब समाज का एक, ठीक है ना। देखिए जो कांग्रेस था ये पूरे देश का नेतृत्व कर रही थी, पूरे देश का नेतृत्व कर रही थी। इंडिया में जितने भी रहे सबका नेतृत्व करने वाली थी ये कांग्रेस। लेकिन कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी ये सिर्फ समाज का, जैसे मान लीजिए आपका पंचायत है, पंचायत का नेतृत्व करे, पंचायत की हक की लड़ाई लड़ रही है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने छोटे जातियों की लड़ाई लड़ रहे थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना अपने मुस्लिम जाति की लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है, जिसके कारण से पाकिस्तान अलग हुआ। तो इन्होंने लेनिन से यह सीखा था
कि जो देश गुलाम हो, उस देश में जो देश का नेतृत्व करने वाला होगा, जो देश के लिए लड़ाई लड़े, हमें उसके साथ जाकर मिलनी चाहिए और उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। हालांकि ये जानते भी थे कि जो देश की लड़ाई लड़ रहा है कांग्रेस जो पंजा छाप का आज नाम से प्रसिद्ध है, कि कांग्रेस के साथ आएंगे तो हमें प्रसिद्धि पूरे देश में मिल सकती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ या सोशलिस्ट पार्टी के साथ आते हैं तो यहाँ पर हमें पूरे देश में प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, किसी एक पंचायत, किसी एक राज्य में प्रसिद्धि मिलेगी। ठीक है, इसी कारण से इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। तो कई बार क्वेश्चन करते भी है कि 1900 ये अमेरिका से आते ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन क्यों किया था, कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किए? क्योंकि जो ये कांग्रेस पार्टी थी, ये पूरे देश का नेतृत्व कर रही थी, तो पूरे देश में अपनी छवि को बनाने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें बताते हैं, जयप्रकाश नारायण अपने भाषण के दौरान बताते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ये कहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है, सरकार के गलत सिद्धांत है, सरकार के गलत कार्य हैं, जिसके कारण से लोगों में असंतोष पैदा होता है, लोगों में दुर्भावनाएं पैदा होती है, जिसके कारण से लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में कटते हैं, मरते हैं। तो यही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है कि सरकार गलत नीतियां लगा देती है, गलत कानून लगा देता है, जिसके कारण से लोगों को आपस में लड़ना पड़ता है, लोग असंतुष्ट होते हैं और वो भ्रष्टाचार बढ़ते चली जाती है। ठीक है, उसके बाद ये अपने भाषण के क्रम में बापू और जवाहरलाल की प्रशंसा करते, मैंने बताया था कि ये बापू और जवाहरलाल के साथ, मतलब बापू जो महात्मा गांधी थे वो जयप्रकाश नारायण का बहुत मानदान करते थे, लेकिन जहां भी महात्मा गांधी गलती करते थे वहां पर डट कर विरोध करते थे। जयप्रकाश नारायण उनका आलोचना भी करते थे, बुराई भी करते थे, लेकिन महात्मा गांधी इतने बड़े थे, इतने महात्मा थे, इतने महान पुरुष थे कि वो आलोचनाओं से घबराते नहीं थे और फिर भी जयप्रकाश नारायण का मानदान करते थे और जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई कहा करते थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जयप्रकाश नारायण का बड़ा मानदान किया करते थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो, उनका विदेश नीति मुझे पसंद नहीं आया करता था, जिसके कारण से मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विरोध किया था, उनका आलोचना किया, उनका बुराई किया था। ठीक है, लेकिन जयप्रकाश नारायण देश आजादी के बाद ये कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण अपने भाषण के दौरान बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि हमें आजादी मिली है लेकिन पूर्ण आजादी नहीं मिली है, आजादी हमें पूर्ण तब मिलेगी जब हम भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से लड़कर पूर्णता प्राप्ति कर लेंगे इस सब चीज पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णता आजादी हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमें पूर्णता आजादी के लिए मीलों दूर पैदल चलना पड़ेगा। ये किनका कथन था? ये जयप्रकाश नारायण का है, भले ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। ठीक है, आगे जेपी जॉन है, बहुत सारे लोग जो थे इंदिरा गांधी और जेपीएन जयप्रकाश नारायण को मिला देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी का जब कर विरोध किए थे ये कौन? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने जब इंदिरा गांधी का जब प्रधानमंत्री बनी थी 1971 में, तो उस समय ये नारा दी थी गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटा नहीं पाई, जिसके कारण से जयप्रकाश नारायण बोले कि आप इस्तीफा दीजिए पीएम पद से। ठीक है, इसी कारण से जब ये कांग्रेस का विरोध करने लगे थे तो कुछ लोग चाहने लगे कांग्रेस वाले की दोनों आपस में मिल जाए और जो पीएम पद है इंदिरा गांधी का वो आसानी से बच जाए। हालांकि इंदिरा गांधी को भी कम मत समझिएगा, 1971 में जब पूरा देश आया था मारने के लिए, तब ये इंदिरा गांधी लोहा साबित हुई थी और देश के लिए फैसला ली थी। देखिएगा, तभी जाकर रूस आया था हम लोग का सपोर्ट करने के लिए और पूरा जो देश आया था घेर कर मारने के लिए सबको भगा दिया था। उसी समय तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। ठीक है, तो ये जेपी और इंदिरा गांधी कुछ लोग मिलाना चाहते थे, तो ये जयप्रकाश नारायण बोले कि मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मुझे किसी इंसान से झगड़ा नहीं है, मुझे झगड़ा है, मुझे दिक्कत है सिर्फ उसके कार्य से, उसके गलत नीति से, उसके गलत सिद्धांत से, उसके सोचने के तरीके से मुझे दिक्कत है। मुझे किसी इंसान से दिक्कत नहीं, मैं किसी इंसान से मिल सकता हूं। ठीक है, उसके बाद आगे चल के दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद का संबंध बताते हैं। कहते हैं कि आज जो हमारा समाज है वो राज्य और देश में टूटा हुआ है, राज्य और देश में टूटा हुआ है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे साम्यवाद आएगा वैसे वैसे जो स्टेट है, जो राज्य, उसका क्षय होते जाएगा, यानी राज्य खत्म होते जाएगा, ओनली समाज बनेगा और इस तरह से जो समाज का निर्माण होगा उसको हम लोग कहेंगे दल विहीन लोकतंत्र। क्या कहेंगे? दल विहीन लोकतंत्र। यानी आने वाला समय में बोलेंगे और जैसे जैसे साम्यवाद आएगा राज्य का वर्चस्व खत्म होगा, जो स्टेट है उसका वर्चस्व खत्म होगा और ओनली सिर्फ साम्यवाद आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दल विहीन लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जयप्रकाश नारायण इसमें एक और चीज की मैंने चर्चा कर दिया, चुनाव से संबंधित भी ये बातें करते हैं, चुनाव से संबंधित भी ये बातें करते हैं इस चैप्टर्स में। ये अंतिम पॉइंट है, चुनाव से संबंधित ये बातें करते हैं। चुनाव से संबंधित जयप्रकाश नारायण क्या बातें करते हैं? चुनाव से संबंधित बताते हैं कि हमारा जो चुनाव है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। जो जनसंघर्ष समितियों को मैंने निर्माण करना चाहा, चाहे जो जनसंघर्ष समितियां बनेगी वो मिलकर कुछ ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करेगी जो सिर्फ समाज के बारे में, लोगों के बारे में, जनता के बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद वो जनता को भूल
जाए। जब वोटिंग का समय आता है तो ये लोग आकर सबको प्रणाम, हाय हेलो सब करते हैं। याद रखिएगा, ऐसा लगता है कि एकदम जनता के बीच घुले मिले हुए, लेकिन जीतने के बाद ये जनता को भूल जाते हैं। जिस जनता का पैर पकड़े था उसको दौड़ाना आगे पीछे कर देते हैं, जबकि उनके एक एक काम के लिए पैसा लेने का काम करते हैं लोग। ठीक है, तो कहते हैं कि जन संघर्ष समितियां जो है ना वैसे उम्मीदवारों का चयन करे, वैसे उम्मीदवारों का चयन करे जो जीतने के बाद समाज का विकास कर सके, जनता के बारे में सोचे, अपने कुर्सी के बारे में नहीं सोचे। अगर कहीं मुसीबत चलाए तो अपने कुर्सी को त्यागने के लिए भी तैयार है, सिर्फ जनता के लिए। ऐसा चुनने के लिए कहते हैं कि इनको जनसंघर्ष समितियों कहते हैं कि चुनाव जो होती है उसमें अच्छा उम्मीदवार हो, और साथ में जो चुनाव के समय जितना पैसा खर्चा होता है उस पैसा को बचाई जाए और बचाकर जनता के लिए खर्चा की जाए, किसी कंपनियों की स्थापना की जाए। ये सब बातें बोलते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। अच्छा सोचिए, जब चुनाव होती है, जब चुनाव होता है तो कई कई करोड़ रुपया खर्चा कर देता है एक विधायक चुनाव जीतने के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा करता है। अच्छा मान के चलिए 2-3 करोड़ खर्चा हो रहा है, या मान लीजिए 1 करोड़ ही खर्चा हो रहा है, 1.5 करोड़ ही खर्चा हो रहा है। अगर 1.5 करोड़ का वो सिर्फ अपने विधायक ने अपने प्रखंड में वो क्या करता, कुछ फैक्ट्रियां बनाता है विशाल, तो जानते हैं वो ऐसे ही लोग जितवा देगा, क्योंकि समाज के लिए जो काम करता है ना उसका इतिहास में नाम होता है। पद बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। देखिएगा जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जो भी थे, इनका भले पद बड़ा हो या ना हो, लेकिन इनका काम बड़ा था। छात्रों के लिए आंदोलन किए, भयंकर किए, छात्रों की लड़ाई लड़े, तब तो जाकर इनका इतिहास में नाम है। कहने का सीधा से ये मतलब है, ये कहते हैं जनसंघर्ष समितियां से कि जो चुनाव के लिए पैसे खर्च होते हैं उस पैसे को बचाकर किसी फैक्ट्री की, किसी नई नई चीजों की स्थापना की जाए, ताकि जो हमारे राज्य के दूसरे देश में लोग जाते हैं काम करने के लिए वो नहीं जा पाए, जो डर ठोकरे खाना पड़ता है वो नहीं कर पाए। अगर जयप्रकाश नारायण अपने इंडिया में ही सब चीज मिलता है तो अमेरिका में क्यों जाते? नहीं जाते। इन्होंने उस गरीबी को झेला है जाकर, इसी कारण से ये गरीबों की, बेरोजगारों की, छात्रों की हक की लड़ाई लड़े थे ये। ठीक है, तो चुनाव में सुधार जरूरी है इनके अनुसार। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें 9 टॉपिक का था, पर मैंने इनकी पूरे चैप्टर्स की चर्चाएं कर दी। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करने वाला, मुझे आशा है। ठीक है, जिस आधार पर मैंने समझा आपको आसान से समझ में आ गई। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको जाकर देखिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसने वाला है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय